अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू DNA डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें कई पॉइंट्स तो बहुत ही अच्छे थे और कई डिबेटेबल हैं। जो एनालिस्ट है इकॉनमी के, वो कहते हैं जी कि ये बैलेंसिंग एक्ट है IMF के लिए और इसमें लोगों का इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन दिखाया जा रहा है। सब्सिडीज़ आपने KIC को भी दे दी, जबकि मना किया कि नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात आती है कि आप जो बैठे हैं अवाम, आपको मिलेगा क्या। इस गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे ये काम करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ मिफ्ता इस्माइल ने, हालांकि आई एम वन ऑफ हिज नॉट अ हार्ड बट अ सेमी क्रिटिक, बड़ी अच्छी बात की है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट वर्किंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है उसमें सबको मिलूँगा, जो भी गवर्नमेंट आती है या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हर पॉलिटिकल पार्टी को लेट डाउन करती है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, टाइम पे काम नहीं होते। और जो आज का प्राइम मिनिस्टर अपना शहबाज शरीफ या कल के थे इमरान खान या नवाज शरीफ या सो ऑन फोर्थ, ब्लेम्स वहाँ जाते हैं। बहरहाल $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है इसका बजट इस साल, और कहा जा रहा है कि लोगों को रिलीफ मिलेगा। बट लेट्स सी रिलीफ मिलता है नहीं मिलता है। सलीम बुखारी, जावेद इकबाल और ऑफ कोर्स इफ्तिखार अहमद हमारे साथ हैं एज ऑलवेज। इस पे हम डिबेट करेंगे, बजट पे बात करेंगे, पोस्ट बजट पे क्या हो रहा है। तो इफ्तिखार साहब स्टार्ट ऑन द बजट, बहुत ज़रूरी। उस्मान बुज़दार साहब का एक ट्वीट है, आई वांट टू शेयर। अब पता नहीं उनके वैसे उससे आया है, क्या होता है, ट्विटर हैंडल से। प्लीज़ कॉन्टेक्ट पंजाब असेंबली इफ़ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, मिसिंग अलर्ट उन्होंने कहा है अबाउट के बजट पेश होना है पंजाब का। देयर इज़ नो मिनिस्टर फॉर क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये मिसिंग अलर्ट लिखा है उसने कि डेजिग्नेशन फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब, नेम नॉट टू डिसाइड येट, मिसिंग सिंस अप्रैल 2023। और ये नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है। सो इट वाज इंटरेस्टिंग, नो इट वाज इंटरेस्टिंग थिंग। एक्स चीफ मिनिस्टर है यार, इतने बड़े सूबे का एक्स चीफ मिनिस्टर है। एक्स चीफ मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम फाइनल हो गया हुआ है। उसको नहीं पता था ना। नहीं तो उसके पता ना होने का मतलब हमारा कसूर थोड़ी है। नहीं, आप बताते रहे हैं उसको। नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि 2 दिन बाद बजट पेश होना है, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनल ये ऐसे देखें, तो फिर वो तो पढ़ के ही सुनाएगा ना। जो कोलिशन गवर्नमेंट, उसको क्या पता बजट क्या वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसके अंदर मिनिस्ट्रियों के फैसले हो रहे थे। नहीं, मेरा इसे गुड थिंग, मेरा इतने अरसे के बाद उस्मान बुज़दार ने कोई ऐसी बात कही है जो पसंद आई है, जो ट्विटर पे गई है, उन्होंने वही बात की है जो उनकी रेपुटेशन है। सर इंग्लिश में है, छोड़ें जी सर अलर्ट तो इंग्लिश में किया गया है। नहीं, वो अच्छा, बोलते हैं अंग्रेजी। बजट पे डिबेट शुरू करनी थी। हाँ जी, आज क्या कहेंगे बुखारी साहब, मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, आपने पॉइंट आउट ठीक किया है, आपके पॉइंट आउट करने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन उनकी इतला के लिए अर्ज यह है कि जिस तरह की तरीके से इलेक्शन हुआ यहाँ पर और जिस तरह से हुकूमत बसाजी हो रही है, वो उनको पता होना चाहिए। वो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन के लिए काफ़ी टेंशन थी, जो अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी पीछे हट गई और मुश्तबा शुजाउर रहमान का नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल सुबह हो जाएगा। और सर इसमें एक और खूबी की बात भी है कि PTI ने भी फैसला कर लिया पंजाब हुकूमत के बारे में ना, कि गालिबन महमूद रशीद होंगे लीडर ऑफ दी अपोजिशन, और डिप्टी लीडर होंगे मियां असलम इकबाल। और माशाल्लाह दोनों लाहौर से दोनों लाहौर से बिल्कुल सही सिमत में उनके फैसले होते हैं। तो फिर इसका मतलब सारा lastminute.com ही है फिर मुल्क आपका। अब आपको हमने शेयर किया ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो आ रही है। चलिए जनाब, मैंने एक तो अंदर की बात आपको बता दी कि जनाब वो फाइनेंस मिनिस्टर के नाम का फैसला हो गया, अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। मेरा ख्याल ये है कि बजट के ऊपर हम बात कर लें। जो मुफ्ता इस्माइल ने सबसे ज़्यादा थैंक्स फॉर करेक्शन, इंपॉर्टेंट बात की वो ये थी कि मेरा सबसे पहला टास्क था कि पाकिस्तान को मैं श्रीलंका होने से बचाऊँ। और ये बात आप चाहे आज मान लें, चाहे 4 दिन के बाद मान लें, जो मुज़ाकरात उसने कतर में किया IMF के साथ, जो उससे पहले उसने जाके अमेरिका में किए थे, उसके 2 नतीजे निकले हैं जो अब तक हमारे सामने हैं। पहली बात यह है कि IMF एग्री हो गई है इस बात पर कि वो जो पेमेंट है, जो डेट रिटायरमेंट जिसको हम कहते हैं, उसको थोड़ा सा डेफर कर देगी वो। और दूसरा ये कि जो उनकी कंडीशनैलिटीज़ थी उनमें से बहुत सारी मान ली गई हैं, तो ये तवक्को भी है कि उनकी जो नेक्स्ट किस्त है लोन की वो भी आपको मिल जाएगी। और ये दोनों चीज़ें
हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कुछ दोस्त ममालिक जो हैं, ख़ास तौर से चीन के हवाले से, सऊदी अरेबिया और यूएई के हवाले से कुछ वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि शायद वो भी मदद के लिए आमादा हो गए हैं। अगर ये बुनियादी ऑन स्लॉट जो इस वक्त सामना है जिसका हुकूमत को, इसमें अगर उनको रिलीफ मिल जाता है तो यकीनी तौर पर इस बजट को आप दो तरह से टर्म कर सकते हैं। एक तो ये कि गरीब के ऊपर इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बर्डन नहीं पड़ा, ये मैं बिल्कुल आपको वसूख से कह सकता हूँ। टारगेट जो है वो अपर मिडिल क्लास जो है, और अपर लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास, वो दो टारगेट्स हैं। जो एक बात जिसके ऊपर यानी कुछ सोसाइटी के सेगमेंट्स में बहुत सीरियस कंसर्न है, वो है कि आपने 15% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, और उनके जो अलाउंसेज हैं वो उनकी सैलरी में शामिल कर दिए हैं। दैट मीन्स इट विल हैव ए डबल इफेक्ट। लेकिन आपने पेंशनर्स के साथ बहुत ज़्यादती की है। ये मेरे ख्याल से हम सबको आज इसकी डिस्कस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि पेंशनर के पास तो अब सोर्स ऑफ इनकम ही सिर्फ उनकी वो पेंशन है। मैं बात नहीं कर रहा जो बड़े बड़े जर्नल, जजेस या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो रिटायर हुए हों, लेकिन जो आम गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो पहले ग्रेड से लेकर 16वें 17वें ग्रेड तक के लोग हैं, उनके लिए ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादती है, इस पर हमें बात करनी चाहिए। और एक और बात जो मुझे कहनी है वो ये कि पेट्रोल की कीमतों के हवाले से मुफ्ती साहब ने बिल्कुल साफ़ कह दिया है कि भाई साहब ये बढ़ेंगी, लेकिन इसको भी हम ओवर द ईयर बढ़ाएंगे। ये नहीं कि अब 30 का कोई तीसरा शॉट लगेगा तो वो 4 रुपए या 10 रुपए जो भी बढ़ाएंगे, ओवर द ईयर जो है वो पूरे फिजिकल ईयर्स के अंदर वो इजाफा होगा। गैस की सूरत हाल जो है उसके बारे में जो कुछ हमें बताया गया है वो ये कि क्राइसिस मौजूद है, ज़रूर है, प्राइसेस का भी है और शॉर्टेज का भी है, लेकिन शॉर्टेज का क्राइसिस जो है बहुत जल्द जो है वो हल होने वाला है। तो अगर आप इसको इस तरह से देखें कि इस बजट को आप अवाम दुश्मन बजट कह सकते हैं, मेरा ज़ाती जवाब है नहीं। आप इसको बिज़नेस फ्रेंडली कह सकते हैं, मेरा जवाब है बोथ येस एंड नो। क्यों? क्योंकि इस बजट की प्रोविजंस को पब्लिक करने से पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन की, बिज़नेस कॉन्फ्रेंस की। ये मैं समझता हूँ कि अच्छा ओमन है। लिहाजा हम देख रहे हैं कि बजट आने के तीसरे दिन भी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कोई बहुत नेगेटिव रिएक्शन जो है वो नहीं है। बुखार जी, मैं लेट मी इट्स माय टर्न। एक बात है सर, ये महंगाई के का जो मसला है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक खुशखबरी है इसमें कि यूटिलिटी स्टोर जो हैं वहाँ पे घी की कीमत में 55 रुपये फ़ी किलो सस्ता करने का फ़ैसला कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। दूसरी बात है जो आप कह चुके हो, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं, तनख्वाह वाली पेंशन वाली भी बात आप कह चुके हो, मुझे दोबारा नहीं कहनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का जो माली साल का बजट है वो भी तैयार है। वो 379 अरब और 99 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोग्राम उसमें शामिल किए जा रहे हैं। दिस इज़ ए गुड बजट हो सकता है, क्योंकि इतना अगर आप वो तो मंडे को आएगा ना, जब भी आए, मतलब वी आर टॉकिंग टू आवर व्यूअर्स, दे मस्ट नो इफ समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। दिस इज़ नोन एज न्यूज़। फिर जो अपना शौकत तरीन की तकरीर पे बहुत बात है, शौकत तरीन ने एक लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल किया है, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये लफ्ज़ उन्होंने आज के अपने जो प्रेशर में क्या है बहुत ज़्यादा दफ़ा का है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पानी का फुकदान इस हुकूमत ने पैदा किया है। अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि पानी का फुकदान इस हुकूमत ने पैदा किया है। कितने दिन इस हुकूमत को आए हुए हैं, पानी का फुकदान कैसे हो गया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर शौकत तरीन साहब हमें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसील से आगाह करें। शौकत तरीन साहब ने ये कहा है कि अपना हमने सनतों को मराद दी थी। ये बुखारी साहब जो बात कह रहे हैं, ये इन्होंने सनतों के मराद वापस ली हैं। काफ़ी इतना पैसा जो दिया जाता है वापस लिया है और बिल्कुल ठीक किया गया। एक बात जो है जो जिस पे मैं इत्तफाक करता हूँ शौकत तरीन की, कि डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ेगा, कि बिल्कुल उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल जेन्युइन है। ये उन्होंने सही कहा कि ऐसा ही होगा। अब मैं समझता हूँ ऑन द होल इसका इन्होंने कहा, मेरे एंकर साहब ने जो हैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो मैंने कागज़ में हाँ है, ये है, ये मेरे एंकर साहब का भी कहना है कि जो दिखाया जा रहा है मिलता है या नहीं मिलता के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। हर चीज़ दिखाई जाती है, लिखी जाती है कागज़ों में, अमल के वक़्त क्या होता है, उसमें रास्ते में क्या रुकावटें आती हैं, क्या मुश्किलात आती हैं, उसके बारे में कोई प्रीएम्प्ट तो नहीं कर सकता। और फिर जब IMF का माहदा आपके पास है, उस पर तो आपको चलना होगा। बिजली महंगी होगी, पेट्रोल में। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एंकर का नाम बता दूं क्या है।
पीजे मीर साहब। मैं तो एंकर कहता हूँ ना, बिकॉज द मैन हु इज एंकर नहीं हो जाता है ना हो नहीं जाता। लेट्स गेट बैरी जहाज को कौन कंट्रोल करता है? हाँ, कौन? क्या बैरी जहाज को कौन कंट्रोल करता है? कैप्टन। नहीं, जो फेंकती है नीचे कैप्टन होता है। और कैप्टन तो उसके डंडे बैठे होता है, एंकरिंग के संबंधी होती सर, वो शिप का एंकर होता है। हाँ, वो शिप को एंकर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। But there's a difference between the two anchors. No, this anchor is doing the same thing over there and over here. अच्छा, चले शिप को आगे लेके चलते हैं। शिप को आगे बढ़ा दे तो ज़्यादा पे जावेद प्लीज। इससे पहले कि लंगर हो जाए, इससे पहले लंगर होता भी देखें, आपने जितनी गुफ्तगू की, हो सकता है मुझे बहुत सी चीज़ों से इख्तलाफ है। पाकिस्तान अपनी मुआशी जो सिचुएशन है इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजरा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हुकूमत पे मल्टीपल प्रेशर्स हैं, हुकूमत के पास पैसा नहीं है एलसी खोलने के लिए, हुकूमत मजबूर है IMF के हाथों, हुकूमत मजबूर है कि आवाम को भी रिलीफ देना है। ये जो बजट था, इस बजट के भी 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा उन्होंने बजट से पहले कर दिया, जो आपने पेट्रोल प्राइसेस 60 रुपये बढ़ा दी, बिजली प्राइसेस बढ़ा दी, गैस की तरफ बढ़ा दिया। फिर इस बजट में रोक के अब अगली जो एपिसोड आ रही है, जो इम्पोर्टेंट है कि आपने जो लेवी रखी है, जो IMF की वन ऑफ द कंडीशन है, आपने वो बढ़ानी है और वो 30 रुपये वो भी बढ़नी है। तो मैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए कैसे मान जाऊं कि ये बड़ा अवाम फ्रेंडली बजट है। इसमें अवाम के लिए है क्या, गरीब आदमी के लिए है क्या? उसको खाने के लिए जो खाना चाहिए वो हर चीज़ बढ़ जाएगी। जब बिजली, गैस और तेल बढ़ेगा, उसने बिजली के बिल देने, उसने फीसें देनी है। ये 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे दुनिया की कोई ताकत महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती। पाकिस्तान का हर पढ़ा लिखा इंसान ये कह रहा है कि आपने कहाँ से ये 11.5% कह दी कि आप इन्फ्लेशन टारगेट की है। इन्फ्लेशन, कल भी मैंने ये बात की थी, आज मैंने दोबारा रीचेक की है, किसी सूरत में इन प्राइसेस इंक्रीज करने के बाद, और जो कि अभी IMF का साइन नहीं हुआ, ये होना जुलाई के फर्स्ट वीक में जाके, जब बाकी कंडीशन आप पूरी करेंगे। तो बात यह है कि ना आप इन्फ्लेशन जब 25% जाएगी, आप कहां से इंडस्ट्रियल ग्रोथ ले लेंगे? लोड शेडिंग का तूफान है, आप कहां से मिलें चला लेंगे? जो डीजल डाल रहे हैं उस पर 35-40 रुपए बढ़ने वाला है, वो कहां से आएगा? बिजली आपके पास नहीं है, गैस आपके पास नहीं है, सर्कुलर डेट के लिए आपने रखा हुआ है कि हम 800 या 900 अरब देंगे, जबकि आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो पावर सेक्टर 1400 अरब रुपए देने हैं सिर्फ इस बात के कि आपका एग्रीमेंट है उनके। चलिए ये सिर्फ अपोजिशन की कहानी सुन के, इट इज नॉट, दीज आर फैक्ट्स। ये अपोजिशन के तरीन ने कहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो 25% हो जाएगी। आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया? आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया? जब बिजली की प्राइस इधर है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है 25% बताया। बुखारी साहब 25% बताया, कहां से कैलकुलेट किया? 205 पे डॉलर, 200 के ऊपर डॉलर है। बिजली की प्राइस बढ़ रही है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, गैस की प्राइस बढ़ रही है। IMF का साइन नहीं बताया ना, फिर आप इन्फ्लेशन महंगाई कैसे कंट्रोल? जावेद, आपको एक खुशखबरी दे देता हूं कि इस प्रोग्राम में और भी टाइम है, लेकिन ये ब्रेक का टाइम है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। वेलकम बैक टू DNA। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा, मैं उसको दोबारा रिट्रेट करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये सारे बात जो हम कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ये इकॉनमी ये है, वो है, फलाना है, आपकी तो सबसे पुरानी, मैं कहता हूँ बुरी टैक्स कलेक्शन है। आपकी तो टैक्स कलेक्शन ही टाइम पे नहीं होती है, और ये अगर नहीं होगी तो फिर आप पैसा कहाँ से लाएंगे? मुझे बताएं ना। इंपॉर्टेंट चीज ये है, लास्ट ईयर आपका इंपोर्ट बिल 72% है। करेक्ट। 72% आप जो टैक्स की बात कर रहे हैं वो 72% इंपोर्ट बिल से आती है। जब आप इंपोर्ट बिल कंट्रोल करेंगे तो आपकी GDP कहाँ आएगी? नीचे ही आएगी ना। 60 बिलियन आपने रखा हुआ है, वो कहाँ से पूरे करेंगे? आई टोटली डिसएग्री विद द फिगर। डिफॉल्ट की मैं जाने एक बात साफ करो ना, आप माहिराना राय दे रहे हो कि हम डिफॉल्ट हो रहे हैं और कब हो जाएंगे? बिल्कुल, जो मैंने एक बात कही है कि इंतहाई मुश्किल हालात हैं IMF के साथ डील
किए बगैर आप बच नहीं सकते। लेकिन भी यही कह रहा है, हमने से किसने बात कहा है कि अगली बात तो सुन ले, मैं आपसे इख्तिलाफ ये कर रहा हूं कि ना ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी है, ना ये महंगाई कंट्रोल होनी है। दुआ देना पाकिस्तान को, मैं क्यों बददुआ दे रहे ना? ये कोई एक दिन का काम तो नहीं है, पिछले 35 साल से ये करना दोनों माहिरीन जो अवामी तकरीर कर रहे हैं, खुल के सामने दोनों माहिरीन, ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। इफ्तिखार दुआएं दे रहे हैं। चले, ओके, होल्ड ऑन जावेद, लेट इफ्तिखार कमेंट जी। ये दोनों माहिरीन जो बातें कर रहे हैं, मुझे ये डेट दें कि डिफॉल्ट हमने कब करना है। ये मेरे से आपने कहां से अखज़ कर लिया कि ये भी तो आप दोनों क्यों कह रहे हैं? डायलॉग कर रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, डिफॉल्ट कब कर रहे हैं? देखिए मेरा सिर्फ सिंपल पॉइंट है, IMF के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कंडीशन साइन करेंगे तो बोझ तो सारा अवाम ने उठाना है ना सर। महंगाई का तूफान जिसका बुखारी साहब कह रहे हैं, रिस्क अवाम के लिए। मेरा भी विषय है इस प्रोग्राम में। बिल्कुल, आप हैं बैठे हुए हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सब्सिडी के बावजूद बिजली महंगी होने की वजह बेइंतज़ामी है, बिजली के रेट तय करने के निज़ाम में सुकम है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बुलंद हैं, बिल कलेक्शन का रेट बहुत कम है, गुज़श्ता बरसों में इस पर बहुत कम काम हुआ है, मुल्क की जो मईशत है इस कदर नुकसान की मुतम्मल नहीं हो सकती। उसने रीजनिंग भी बता दी है और उसने वजह भी बता दी है और उसने कहा कि हम इसको बेहतर करेंगे। तो अगर मेरे दोस्त कहते हैं डिफॉल्ट में जा रहे हैं तो डिफॉल्ट बता दें। नहीं तो फिर इफ्तिखार साहब इसका मुझे जवाब दें, तो फिर 80 अरब की जो सब्सिडी के इलेक्ट्रिक को दी है, ये इसकी क्या जवाब है मुझे बताएं। नहीं, आई डोंट हैव द जो आपने बात की है, नहीं, आई डोंट हैव द डॉक्यूमेंट्स विद मी। तो आप बताइए, मैं एक इजाफा कर दूं। जो वो ये कह रहा है ना कि हमारे बिजली के निज़ाम में सुकम है, ऐसे ऐसे इलाके हैं केपीके में 98% लोग बिजली का बिल नहीं देते। कराची के अंदर कुंडा सिस्टम आपको पता है कि क्या हाल है उसका? बिल्कुल ठीक है। किसी ने आज तक बिजली की ट्रांसमिशन की लाइंस को इंप्रूव करने की कोशिश की पिछले 4 साल में? वेयर आउट हो गई नहीं है, वो सस्टेन ही नहीं कर सकती इतना प्रेशर। ये सब कुछ करना है। मैं कह ये रहा हूँ कि हमें यहाँ बैठ के एक ऐसी पिक्चर नहीं दिखानी लोगों को कि वो खौफजदा होकर कहें कि पता नहीं कल क्या होने वाला है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुश्किल हालात हैं, बिल्कुल ठीक है। जावेद ने हमें यकीन दिला दिया कि मुश्किल हालात हैं, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ वे आउट। कोई ना कोई रास्ता जरूर है। एक मिनट, ये बात मैंने जब कही कि यूटिलिटी स्टोर पे घी 25 रुपये फी किलो सस्ता है, तो एक टेलीफोन पे मैसेज आया कि इफ्तिखार साहब आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ी ये करना चाहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पे घी सिर्फ 1 किलो दिया जाता है या 2 किलो दिया जाता है, ज़्यादा घी नहीं दिया जाता। तो ये बात मैं उन लोगों के नोटिस में ला रहा हूँ जो यूटिलिटी स्टोर पे ये घी की इजाज़त दे रहे हैं। इस पर गौर करें, ये पॉलिसी क्या है, इस पॉलिसी की बुनियाद क्या होनी चाहिए। मैं इसका जवाब दे लूँ। ए भाई साहब, यूटिलिटी स्टोर जो है ये उन लोगों के लिए नहीं है जो 12-12 किलो घी खरीदते हैं, और ये उन्हीं के लिए है जो किलो और 2 किलो। अभी मैसेज आया है मुझे कि जवाब देना जरूरी, आप तारीफ कर रहे हैं, जवाब देना जरूरी है या नहीं है? ठीक है बुखारी साहब, मुझे ये बताएं, आप भी बताएं जी। हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान में आज नहीं 70 साल से यही रो रहे हैं, बड़ा मुश्किल वक्त है, बड़ा मुश्किल वक्त। अब आप आगे ना बात चल तो रहे हैं ना, रियासत चल तो रही है। देखो रियासत 22 करोड़ लोगों की रियासत चल तो रही है। तो फिर और आपके पास एटम बम भी है, आपके पास एटम बम भी है, इसलिए आपके पास एटम बम इज नो क्राइटेरिया, आपके पास फौज भी है, आपके पास इंतजामी ढांचा भी है, आपके पास यूनिवर्सिटियां भी हैं, आपके पास हॉस्पिटल भी हैं, आपके पास कॉलेजेस भी हैं, आपके पास आपका जो एजुकेशन का जो निज़ाम है वो इम्प्रूव कर रहा है। तो लोग क्यों भूखे मर रहे हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर रो क्यों रहा है? आप तो फिर वो रो क्यों रहा है? ये नहीं पता कौन रो रहा है। IMF की मिन्नतें क्यों कर रहे हैं आप? 70 साल में यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, 2 वजह से रो रहा है जी वो। एक ये कि पिछले क्या तबाही करके गए और एक किस तबाही का उन्हें सामना है। हाँ, क्योंकि 3.5 साल में ये सारी बर्बादी हुई है। 2 तरह की तबाही है। अच्छा, वो सिर्फ 3.5 की बर्बादी का रो रहा है या पिछले सालों का? मेरा मुल्क ऐसा नहीं है कि जो डिफॉल्ट होगा। मुझे नहीं होगा, कोई सवाल ही मुझे अपने मुल्क पे यकीन है। इसका इंतजामी ढांचा कमजोर होने के बावजूद इतना कमजोर नहीं है कि ये श्रीलंका बन जाए। इन सब को माशी तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि लेट्स नॉट बिकम श्रीलंका। व्हाट डज दैट मीन? देयर इज ओनली वन ऑप्शन। सही कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं। जो उसने कल टैक्सेशन की है सरमायादारों के लिए, जो उसने गाड़ियों की कीमत, जिसके बारे में आज साहब गाड़ियां बेचने वालों ने कहा हम इतने पैसे नहीं दे सकते, ये जो जब ये लोग पैसे नहीं देंगे, जब टैक्स ही नहीं आएगा, और वो जो दे सकते हैं तो फिर क्या होगा? फिर तो ये होगा, ये खतरे का, इस खतरे की निशानी कर रहे हैं। जो आप नए टैक्स पेयर लेके आ रहे हैं वो कहां से लेके आ रहे हैं?
कहना कि लोगों में पैसा है। दूसरा यार ये लोग यार जो जिस जगह रिटेलर्स में- है, मुझे बताएं, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो टैक्स के मामले में जिसकी कोई रिटर्न फाइल नहीं करते, जो जिनकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो शालमी में बैठे हैं, आजम मार्केट में बैठे हैं, जोड़िया बाजार में वाज़े बैठे हैं, तौर उन पर लोगों का और क्या भाई करना? वाज़े तौर पर उसने कहा 25 लाख नए बिजनेसमैन जो दुकानदार और होलसेलर है उनको लेके आएंगे। बुखारी साहब, सादा सी बात यह है कि इतनी मुश्किल इकोनॉमिक सिचुएशन उसकी में बात तो चलने मैंने- का सिर्फ दो ही हल, दो ही तरीके कार हैं। नंबर एक कि हम मईशत पे पॉलिटिक्स बंद कर दें, तो कौन कर तमाम रहा है? पॉलिटिकल कौन पार्टी कर रहा है? आज तो हम नजर आ रही है ना 25 लाख की बात सुनने को तैयार नहीं हो कि 25 लाख नए लोग मईशत नेट पे में जा रहे ये हैं, ये पॉलिटिकल बात करने को तैयार ही पार्टीज नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ पॉलिसी जो हम तो उनकी- क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं, हम उनकी- ये नहीं कर रहे कि हमने नहीं, decision मगर करना है। जो उनकी- जिन्होंने करना उनको ये सोचने की बात है। 25 लाख ला तो रहे हैं ना यार। 25 लाख आ गए, नहीं, नहीं। बाजी में भी यही नारे लगाए गए थे। देखो, कितने ये लेके फिर ये- आए? कल आपने शो में नहीं, बात नहीं, की मैं- थी कि जब उधर गए थे तो वो उन्होंने दुकानें बंद करके वहीं एक चले सेकंड, गए एक थे। सेकंड। इसका जो मतलब- उसका उसका क्या एक मिनट, solution एक मिनट। इसका मतलब एक बजट मिनट, नहीं एक बनना मिनट, चाहिए ना, बहुत किसी ज्यादा ने एक मिनट, कर नहीं सकते बहुत कुछ। ज्यादा एक मिनट। जो काम 1999 में की मदद से नहीं हुआ तो क्या मैं उसके ऊपर तकरीर शुरू कर दूं? नहीं, मैं कोशिश करता रहूंगा कि मेरे मुल्क का निज़ाम दुरुस्त हो, और मेरे मुल्क का निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए उन्हें 25 लाख रिटेलर को जो लाने का फैसला किया है, मैं गवर्नमेंट की इसमें मदद करना चाहता हूँ, मैं साथ रहूंगा। तमाम स्टेक होल्डर एक कौन स्टेक होल्डर है? कौन स्टेक होल्डर है? आ गए ना स्टेक होल्डर, एक stakeholder पेज है? पे कॉन्फ्रेंस हुई, कंसल्टेशंस हुई, और कैसे होंगे, आसमान से उतरेंगे कोई स्टेक होल्डर्स? जमीनी स्टेक होल्डर सारे तो थे उस कॉन्फ्रेंस में। बुखारी साहब, अल्लाह का वास्ता है, होता क्या है कि इन्होंने साल बाद या 2 साल बाद जाना है, जो नई हुकूमत आनी है उसने सारा मुद्दा इन पे डाल बड़ी दिया। बात ये पिछले 35 साल से ये अवाम यही भुगतान कर रहे हैं। इसमें मैं भी और अगर कहीं कुछ- तो इसको स्टॉप पीजे लगना साहब, नहीं लगना, पीजे साहब, सर, कहीं तो इन साहब, तमाम माजी से बाहर पॉलिटिकल निकलो। फोर्सेस तो को सर एक जैसे पे माजी से आने आगे के जाए लिए- ना, पीजे लेट्स से- गो फॉरवर्ड। 35 साल से ये मुल्क आगे चल रहा है कि निकलो, आगे नहीं? निकले। पीजे बाजी से बाहर निकलो, खुदा अगर के ये वास्ते चल- बाजी में इस मत तरह रहो। चलना तो ठीक है फिर। हमारे मुल्क में तमाम तर नलायकियों, नाकामियों के बावजूद वी आर स्टिल ए वेरी वायबल स्टेट। वी Of कैन course we are. कंटिन्यू, तरक्की हो Learn सकती from our है। mistakes। एक ब्रेक की तरफ चलते हमें हैं। बदुआएं देनी बंद करनी पड़ेंगी कौम को। यार वे बदुआओं जावेद के साहब साथ ही- का बदुआओं पे बदुआएं दे रहे हैं। बदुआ नहीं दे रहा। We'll go for a break and ये डिस्कशन है, प्लीज डोंट टेक इट in a negative way। ये डिस्कशन है, इनका अपना पॉइंट है, अपना सबका। सो इसके अंदर निचोड़ आपने निकालना है, और बात करेंगे बजट के ऊपर भी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। डिबेट्स हो रही हैं बजट के ऊपर, लेकिन हम जो बजट की नई पॉलिसीज़ लेके आते हैं उसके अंदर हम एक चीज़ भूल जाते हैं। अगर आपकी कार इंपोर्ट है या आपका कोई दूसरा इंपोर्टेबल प्रोडक्ट है जो कि पहले इन पाइपलाइन होते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन यू कट देम डाउन, आपकी जो मार्केट रेपुटेशन है, इंटरनेशनल मार्केट रेपुटेशन, ये नीचे जाती है। और इसके ऊपर मैं इफ्तिखार साहब का भी व्यू पॉइंट लूँगा। आप हर चीज़ को पहले स्टडी करें, आप मार्केट में जाएं कि किस किस के क्या $multi-million ऑर्डर्स हुए हुए हैं, आप उनको कैंसिल करेंगे, इस पर डैमेजेस आपके कितने पड़ेंगे, और उसके बाद आपका मार्केट कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में कितना रहेगा। यही वजह है कि हमारी एक इंटरनेशनल रेपुटेशन ख़राब होती है, क्यों हम डे टू डे ये चीज़ें करते हैं, क्यों गरीब का हमने करना है। और भाई गरीब 70 साल से रो रहा है, या क्या गरीब आपने कोई लंबी पॉलिसी नहीं है। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, गुड स्टफ़, ये आपने शुरू किया। सोशल वेलफेयर का भी यहाँ था। आई रिमेंबर वो ये रमीज़ राजा का बाप काम करता था, राजा सलीम अख्तर, ये इन्होंने सोशल वेलफेयर का काम शुरू किया हुआ था गवर्नमेंट ने, लेकिन कहाँ गया वो? वेयर इज़ गॉन? लोगों के पास खाने को नहीं है। सो द क्वेश्चन इज़, गरीब को आप भिखारी मत बनाओ, इंटरनेशनल आपके रिलेशन से इसको ठीक करो। इफ्तिखार साहब मुझे ये बताएं। चाहता हूँ, आप तो इस हद तक चले गए थे कि लंगर खाने, डिब्बों में लंगर खाने बना दिए थे, और जब लंगर खानों की हमने बात की तो पता लगा कि वो तो लंगर खानों में खाना तो कोई और देता है, ये तो सिर्फ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सिर्फ उन बिल्डिंगों का करोड़ों रुपए किराया देते हैं। उस बहस के छोड़ें, आपने काम की बात की है। अब ये सोलर पैनल के ऊपर जो इन्होंने कहा कि टैक्स माफ़ कर दिया गया, जो सोलर पैनल मौजूद हैं दुकानों में, वो क्या करेंगे? तो आप क्रिएट कर रहे हैं ना कन्फ्यूजन। इसका कि एक लाइन दें, डेडलाइन। मसलन आपने कहा कि ज़रियात पे टैक्स कम हो गया। मेरा एक दोस्त का फ़ोन आया, कहता है यार मुझे 1.5 लाख रुपया तो की लगी है, वो हाथ लग गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है 1.5 लाख रुपया ट्रैक्टर की कीमत आज कम हो जाएगी जब ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा है कि जो बीज हैं, जो सीड हैं, और जो हमारा ये सारा चीज़ें रिक्वायरमेंट है,
अगर ये सस्ती कर रहे हैं तो इट इज़ ए वेरी वेरी वैलिड थिंग, और ये इसकी ज़रूरत है। और ज़री मशीनों पर तो ख़त्म करना चाहिए, लेकिन ये बात मैं एग्री करता हूँ कि अगर सोलर पैनल जिस बेचारे ने मंगवा के रखा हुआ है वो मुझे कैसे देगा इस नए कानून के मुताबिक सस्ता। वेरी वेल सेड। ये बताएं ना, इसका जवाब दें आप। बात ये है, वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने अगर अपना स्टॉक पाइल अप किया है तो जिस किसी और चीज़ में अगर ड्यूटी ज़्यादा हुई है तो उधर उसको फ़ायदा होता है। तो ये बिजनेस। अच्छा, जिस तरह बुखारी साहब बात कर रहे थे पेट्रोल पंप्स का, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखें हमें मुश्किल हालात हैं, आगे भी मुश्किल रहनी है, आसानी कहीं नहीं है आगे आने वाले वक्त में। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसमें रिफॉर्म्स में आप मिफ्ता साहब ने जो बात की है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पावर सेक्टर की जो अभी 2500 अरब पे है, ठीक है, सर्कुलर डेट, हमने उन कंपनीज को प्राइवेटाइज करना है। हमें स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना चाहिए जहाँ से हम ब्लीड कर रहे हैं। पीआईए में हमें लॉसेज आ रहे हैं, हमें रेलवे में लॉसेज आ रहे हैं। ये 4 बड़ी चीज़ें हमें पूरी कौम को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेक होल्डर को एक पेज पे आके जहां हम ब्लीड कर रहे हैं उनको हम प्राइवेटाइज करें। एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, बात ये कि कौम भी समझे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को समझे। लास्ट बात कि ये मुल्क हमारा है, ये कौम हमारी है, हम इस कौम पे कब तक बोझ डालते रहेंगे। ये आईएमएफ का साइन होना है और चीजें भी आएंगी, लेकिन आप सब ने एक पेज पे आके इसको साइन किया। बुखारी साहब ने बात करनी है। मैं बुखारी साहब, उन्होंने कहा कि 50,000 रुपए का टैक्स सर्विसेज फ्राहम करने वालों को होगा, देना पड़ेगा। एक जो बात बहुत शोर मचेगा वो है, बिजली का बिल अगर 30,000 रुपये आता है किसी का, उसको 3,000 रुपया उस 30,000 बिल के ऊपर देना पड़ेगा। 30,000 से 50,000 रुपये जिसका बिजली का बिल आता है उसको 5,000 रुपये फिक्स पैसे देने पड़ेंगे। 55,000 हो गया। एक और गाड़ियों पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक एडवांस की तजवीज़ है। दिस इज द वे दे आर गोइंग टू कलेक्ट द मनी। सर एक्सक्यूज मी, फिर ये जो ऑन पे गवर्नमेंट क्यों नहीं काम करती? आई डोंट नो, आपका सवाल वही ना जो मैंने रेज कर दिया। ये इशू हमने कल भी उठाया था, इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात करनी चाहिए कि ये ऑन खत्म होने की बजाय ये गवर्नमेंट के खाते में जाना चाहिए, बजाय इसके कानून तो कोई नहीं है, उनका कोई कानून तो नहीं है, कोई कानून नहीं, पूरे पैसे रख लेते हैं और 4-4 महीने यूज करते हैं, खरबों रुपया। लीगली तो गलत है ना। मतलब ये मैं मोबाइल का वादा करता हूँ आपको बेचने का, मैं पैसे ज्यादा लेके रख लेता हूँ तो मैं इलीगल काम कर रहा हूँ ना। आप उस इलीगल काम में शामिल मत हो। देखिए, मैंने जो पहले बात की थी मैं उसको फिर दोहराता हूँ, मेरे बारी में टाइम बहुत कम रह गया है। वो ये है कि अगर तो हमारा जो अपर क्लास का तबका है उसको थोड़ा सा ज़ोफ़ पहुंचता है, और जो हमारा लोअर क्लास का, लोअर मिडिल क्लास और बिल्कुल ही जो खतरे गुर्बत से भी नीचे, अगर उनका भला हो जाता है तो मुझे तो इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, इसलिए कि हमारा वो तबका अफोर्ड कर सकता है टैक्स देना, चाहे वो जायज़ है या नहीं जायज़ है, ये डिबेट बाद में हो सकती है। एक तो ये। दूसरी बात यह है कि जो बजट हमेशा से प्रोजेक्शंस होती हैं कि हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, यहाँ से ये ले लेंगे, यहाँ से ये ले लेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि 100% ये कामयाब हो जाएंगे, और कोई गारंटी ये भी नहीं है कि 100% नाकाम हो जाएंगे। तो बजट बनता ही सिर्फ इसलिए है कि उसमें प्रोजेक्शंस होती हैं और कोशिश होती है कि उसके करीब तक हम पहुंचें। मेरा ख्याल ये है कि हमें इस वक्त ये बात ज़रूर मंजर आम पर लानी चाहिए कि जब तक गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, आपकी हुकूमत चाहे मोती पर दे या सोना के काने दरियाफ्त कर ले, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं है। रिलीफ वही है जो उस तक पहुंचेगा। और ये मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह सकता कि 100% ये पुअर ओरिएंटेड बजट है, लेकिन इसमें उसके लिए है ज़रूर कुछ। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और ये जो हिंदुस्तान अपना प्रोपेगेंडा लगा रहा है, और मैं आपको बताऊंगा इसके क्या इसने प्रोपेगेंडा कल किया था, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। इस सेगमेंट में हम डिस्कस करना चाहते हैं, इसको हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द बजट हम उस पर लगे रहे। मैंने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि हिंदुस्तान का एक इंडिया टुडे है, उसने थ्रू फेक अकाउंट्स जनरल परवेज़ मुशर्रफ की डेथ को अनाउंस कर दिया कि वो वेंटिलेटर पे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की आप कह लो कि फ़ेक न्यूज़, एक फैमिली का एक वो बना के ट्विटर पे अकाउंट उन्होंने छोड़ दिया। I confirmed with the family, this is all fake. Mashallah, he's not well, but he's not what the Indian media had portrayed. So ये तो ये कर रहे हैं, लेकिन ये जो हिंदुस्तान खुद अपने लोगों के साथ, अपने मुसलमान लोगों के साथ कर रहा है। पहली बात तो यह है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी जो है उसको दराज करे और उनकी मुश्किल जो है वो आसान करे, जिस बीमारी से वो दो चार हैं
उसमें उनको सेध दे। इसलिए कि मेरे पास बहुत सारी रीज़न्स हैं, मैं किसी और प्रोग्राम में बैठ के बताऊँगा क्यों मैं उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहा हूँ। उनके अंदर जहाँ बहुत सारी बुराइयां लोगों के लिए होंगी, उसमें बहुत कमाल की अच्छाइयाँ भी थी मुल्क के लिए। ये किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। अब आ जाए हिंदुस्तान की तरफ। देखिए, पहली बात मैंने कल भी की थी, मैं आज भी रीइटरेट कर रहा हूँ ये सूरत हाल कि पहली दफ़ा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ होने वाली ज़्यादती के ऊपर पाकिस्तान के अलावा भी कोई बोला है। ये OIC, जिसको मैं हमेशा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कहता हूँ, मैं आज भी होल्ड करता हूँ, ये चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पहली दफ़ा मिडिल ईस्ट में लोगों ने इंडिया बाइकआउट की मुहिम चलाई है। कतर ने तमाम स्टोरों से चीज़ें गायब कर दी हैं, कुवैत ने गायब कर दी हैं, कई ममालिक ने किया। ये बहुत अच्छी बात है, होना ये चाहिए कि इसके ऊपर हमारे मुल्क को इनिशिएट करना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम की वसातत से प्राइम मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर एक एमरजेंसी OIC सेशन कन्वीन करना चाहिए, पाकिस्तान में करना चाहिए। मुश्किलात पड़ी अपनी जगह है, फाइनेंस जो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है वो अपनी जगह है, लेकिन ये कॉज ऐसी है हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम तसव्वुर भी नहीं करना चाहते ये कि कोई गुस्ताखी का मुर्तकब हो और स्कॉट फ्री हो जाए, कि उसको कोई पूछने वाला ना हो। हिंदुस्तान में जो उफ्ताद पड़ी है, आप ज़रा उठा के देख लीजिए, इस वक्त आग लगी हुई है पूरे हिंदुस्तान में। वो जो एक ख्याल था ना कि मुसलमानों का कोई वाली वारिस नहीं है, वो हिंदुस्तान को भी पता चल गया। इतनी मजबूर हुई है हुकूमत कि उन्होंने एक्शंस इनिशिएट कर दिए हैं। ये होता है यूनिटी का। अगर आप किसी इशू के ऊपर यूनाइटेड हो जाएं तो आपकी बात ना सुनी जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। यूनाइटेड नेशन फिर उसी तरीके से अमेरिका के टूल के तौर पे काम कर रहा है, या वहाँ इतनी आग लगी पड़ी है, लेकिन अब तक वहाँ के सेक्रेटरी जनरल को ये तौफीक नहीं हुई। इसके बावजूद कि बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि मैंने उनसे मुलाकात के दौरान ये बात की भी थी। यूनाइटेड नेशन को भी चाहिए आंखें खोले और हिंदुस्तान पर जितना प्रेशर डाला जा सकता है। ये मुतालबा जो बुखारी साहब ने आपके सामने रखा है, ये हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कर दिया है। और दूसरी बात है कि ये भी तय हो गया है कि कौमी असम्बली के इजलास में मुकम्मल एक दिन पूरा बहस डिबेट होगी, इस पर डिबेट होगी। जो अच्छी बात हुई है वो हुई है कि जिसका इशारा आपने कल भी दिया कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। अब BJP ने भी फैसला ये किया है कि कम से कम इस मामले में अपने आप को इन्वॉल्व करेगी। उसने अपने कारकुनों को कहा कि थोड़ा सा पीछे हटें। लेकिन मैंने कल भी कहा है कि एक सेकुलर स्टेट को हिंदू स्टेट में बदलने का नतीजा यही निकलना था जो निकल रहा है, और ये पूरी दुनिया भुगतेगी। और मैं इसको बहुत सख्त अल्फाज में कंडेम करता हूँ। देखें, जब से नरेंद्र मोदी आया हुकूमत में, उस वक़्त से वो अपनी इस सेकुलर स्टेट को एक हिंदुता स्टेट बनाने के चक्कर में, और जावेद उसने बात भी नहीं की, मोदी ने बात नहीं की, और पिछले कई अरसे से वो अपने एजेंडे पे खामोशी से चल रहा है। और दिस इज फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा तमाम मुसलमान इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने इस पर प्रोटेस्ट किया, और स्पेशली मिडल ईस्ट। लेकिन अब करने की चीज़ें सिर्फ 3 हैं। नंबर 1, पूरी दुनिया के मुसलमानों को OIC से लेके यूनाइटेड नेशन तक अपने प्रोटेस्ट को लॉन्च करना चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसको सिर्फ नेशनल असेंबली तक नहीं रहना चाहिए, बहैसियत हुकूमत, बहैसियत अपोजिशन हर एक को प्रोटेस्ट करना चाहिए। जो इंडियन एम्बेसडर है उसको निकालना चाहिए, इंडियन प्रोडक्ट्स का पाकिस्तान में बाइकआउट होना चाहिए, और हर वो स्टेप उठाना चाहिए जिससे इंडिया को नुकसान पहुंचे, तभी जाके ये बात संभलेगी। अदरवाइज ये रुकने। चले जी, थैंक यू वेरी मच जावेद, इफ्तिखार एंड ऑफ कोर्स बुखारी साहब। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग, इंडिया के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर दो। हम यहाँ नारे लगाते हैं इसराइल के ख़िलाफ़, सारा इसराइल का प्रोडक्ट हम यहाँ यूज़ करते हैं। आई मीन, यू नो, हमारे भी स्टैंडर्ड्स ही डबल ही होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे राइट इज़ राइट, रॉन्ग इज़ रॉन्ग। पूरी मुस्लिम उम्मा, इसमें बड़े वीक लिंक्स भी हैं, लेकिन जो हमारे होली प्रॉफिट के मतलब गलत बात करेगा, बड़ी अच्छी बात की बुखारी साहब ने कि आई थिंक इसके ऊपर वी नीड टू कन्वीन एन इमरजेंसी सेक्शन, यू नो, मीटिंग ऑफ द OIC। वेरी वेल सेड बुखारी साहब, एंड आई थिंक आप इसको एग्री करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, आप कॉल करें, बिकॉज इनफ इज़ इनफ। कल दोबारा हमारे सामने आप आएंगे, बल्कि हम आपको नहीं देख सकेंगे, आप हमें देख सकेंगे 8 बजे। Until then, look after yourself and look after the interest of Pakistan. Khuda Hafiz.